नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज हम क्या करेंगे, हमारी जो एनसीईआरटी 12th है मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर नंबर 7 है हमारा इंटीग्रल्स, ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। एक्सरसाइज है आपकी 7.2, क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। करना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन से 37 क्वेश्चन तक आपको गिवन फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है। और मेथड कौन सा यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे यहाँ पे हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये मैं आपको बहुत ही अच्छे से इसका बेसिक क्लियर ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। जिस भी बच्चे को इसमें डाउट हो, आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। वहां से आप इसका इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं। फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फंक्शन दे रखा है x अपॉन में √x प्लस में 4। मैंने आपको ये बताया था कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हम करना क्या चाहते हैं, हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं फंक्शन को, ताकि उसका इंटीग्रेट यानी उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना काफी ज्यादा सिंपल हो सके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें x तो ऑलरेडी सिंपल सा दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे √x प्लस में 4 ये जो वैल्यू है इसको हम t कंसिडर कर लेंगे, यानी इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे हम t। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी आपको वैल्यू अजीब सी दिखाई दे, जिसमें आपको अजीब सा डाउट हो कि भाई ये तो हमें सिंप्लेक्स बनाने की जरूरत है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए, तो मैक्सिमम केसेस के अंदर आप उसे ही सब्स्टिट्यूट करते हैं t से। वहां से आपको dx की वैल्यू बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का, वो भी विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे x, तो यहाँ dx आता है। अब हम इसको अगर t सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें ये जो dx है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू इस तरीके से आती है कि ये जो आपकी एक्स्ट्रा वैल्यू बच जाती है, इसका वो क्या आ जाता है, आपका इसका डिफ्रेंसिएशन आ सकता है, जिस वजह से क्या होगा कि ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं और हमारा जो फंक्शन है वो सिंप्लीफाई हो सकता है। तो ऑलरेडी आप 10th क्वेश्चन तक बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लेट √x प्लस में 4 इज इक्वल टू t। हमने कंसिडर कर लिया है, इसकी जगह हम t पुट करने वाले हैं। अब हमें dx की वैल्यू यहाँ से पता करनी है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले फर्स्ट हमने क्या किया, इसको t यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद हमें dx की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे हमें अंडर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर हम इसको अंडर से भी करते हैं, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों को, तो भी हम कर सकते हैं। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करो, इस रूट को हटाने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब ऐसा करने से हमारा ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी x प्लस में 4 इज इक्वल टू t², यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ x दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ से dx ऑलरेडी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे t यहाँ पे पावर कितनी है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है स्क्वायर, यानी 2 इसकी पावर है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, अब x हमारा विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप x ही करते हैं तो आपको पता है वैल्यू हमारे पास 1 ही आएगी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 0 इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या हो जाएगा 2t, और फिर ये t का करेंगे तो dt अपॉन में dx, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू x किया था। अब हमें इस dx की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ डिवाइड में इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो dx की वैल्यू आ जाएगी 2t dt। अब ये हमारे पास dx की वैल्यू आ चुकी है, और ये हमने t यहाँ पे कंसिडर करी थी वैल्यू। अब बस आपको ये यहाँ पे गिवन फंक्शन के अंदर पुट करने यानी कि सब्स्टिट्यूट करने हैं, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा इजीली। तो यहाँ लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग x, तो ऐसा ही है हमारे पास √x प्लस में 4 की जगह आपको t लिखना है, और dx की जगह आपको लिखना है 2t dt। इस तरीके से लिख दिया आपने। अब आप देखोगे कि ये x तो यहाँ पे आपका कैंसिल नहीं हुआ, परंतु ये वाला t आपका कैंसिल हो गया। जो चीज डिनोमिनेटर में थी, जो चीज फ्रैक्शन में थी, अगर वो भी सिंप्लीफाई हो जाए तो इंटीग्रेशन करना काफी ज्यादा सिंपल हो जाता है। अब इस x का क्या करें हम, अब यहाँ तो dt आ गई, यानी विद रिस्पेक्ट टू t हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो ये x की वैल्यू आपको किसके टर्म में चाहिए, ये वैल्यू आपको चाहिए यहाँ पे आपके t के टर्म में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें x दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 4 इस साइड चला जाएगा,
यानी x की जगह हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस में 4। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे x की जगह लिख देंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस में 4। ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो हम इसको बाहर लिख देते हैं, कॉन्स्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं dt। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, इस तरीके से 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर dt। इसका इंटीग्रेशन करना है माइनस में, इसी तरीके से आप यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं 4, और इसका इंटीग्रेशन करना है dt। ठीक है, इस तरीके से। और ये पूरा क्या हो रहा है, 2 को मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस में हमारा लास्ट में कांस्टेंट c लिख देंगे। तो इसी तरीके से ये हो जाएगा 2। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है पावर ऐड हो जाती है, सेम पावर आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगी। माइनस में 4, यहाँ पे 1 है तो 1 dt करते हैं तो t आता है, और डिवाइड में 1 ही आएगा जो हमारे पास लिखने की हमें जरूरत है नहीं। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, देखो प्लस में यहाँ पे आपके पास c1 आ जाएगा। तो लास्ट में आपको पता है c हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आने वाला है, तो आप लास्ट में भी सिर्फ उसको मेंशन कर सकते हैं। हर एक स्टेप में उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लास्ट में उसको लिखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2/3 टी क्यूब, माइनस में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे यानी कि 8t, और यहाँ पे प्लस में c आपका कांस्टेंट चलता ही रहेगा, तो उसको यहाँ पे ही मेंशन कर देते हैं प्लस में c। अब देखो आपको ये जो फंक्शन दे रखा था, ये जो आपको फंक्शन दे रखा था ना क्वेश्चन में, ये आपका x की टर्म में था। अब आपने इंटीग्रेशन निकालना है t की टर्म में। अब हम क्या करेंगे, वापस से इस t की वैल्यू को पुट कर देंगे। जो आपने सबसे पहले t की वैल्यू ये कंसिडर की थी, यहाँ पे आपको t की जगह वापस से सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ लिख देते हैं अगेन सब्सटीट्यूट t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस में 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। इसके अंदर t की जगह लिख देंगे अंडर रूट x प्लस में 4। तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2/3, यहाँ पे है t का क्यूब यानी कि अंडर रूट x प्लस में 4 इसका होल क्यूब, माइनस में 8t यानी माइनस में 8 अंडर रूट ऑफ x प्लस में 4 प्लस में c। तो ये यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन आ गया गिवन फंक्शन का बाय मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 12th क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन आपको दे रखा है, इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है x क्यूब माइनस में 1 इसकी पावर 1/3 इंटू में x की पावर 5 dx। अब ये आपको गिवन फंक्शन दे रखा है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बाय मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो ये भी काफी ज्यादा सिंपल है। तो यहाँ पे आपको 2 पावर दिखाई दे रही है, एक तो आपको पावर दिखाई दे रही है 1/3, दूसरी पावर आपको दिखाई दे रही है 5। तो मैंने आपको बताया था जो चीज आपको ऐसी लगे कि इसे हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए, जो हमें और भी ज्यादा डिफिकल्ट लगे, यानी कि दूसरा जो ऑलरेडी हमारे पास फंक्शन हो, जैसे ये यहाँ पे दे रखा है x की पावर 5, ये हमारे लिए इजी है इंटीग्रेट करना, लेकिन ये हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो इस वैल्यू को हम t कंसिडर कर लेंगे। तो आंसर देखते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट एक्स क्यूब माइनस में जो 1 है इसको हम t कंसिडर कर लेंगे, और यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे dx की वैल्यू। तो dx की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों साइड डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ऐसा करने से हमारे पास ये क्या आ जाएगा 3x²। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dx/dx जो 1 हो जाएगा, माइनस में 0 इज इक्वल टू dt/dx। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू किसकी चाहिए, dx की चाहिए। तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt/3x²। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। चाहे आप यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू पुट करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको x की पावर 5 दे रखी है। अब हम चाहते हैं कि अगर बाद में हम dt यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यानी पूरा फंक्शन t की टर्म में अगर आपको चाहिएगा, तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो x की पावर 5 है इसको भी हम एलिमिनेट कर दें, हटा दें यहाँ से, ताकि हमारे पास t की टर्म ही बचे और इसको हम इजिली इंटीग्रेट कर पाए। तो अब यहाँ से dx की वैल्यू ये भी पुट कर सकते हैं तो भी सही है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी x² dx इज इक्वल टू dt/3। अब ये जो x की पावर 5 दे रखा है, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x का क्यूब इंटू में x² dx, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो हम क्या करेंगे, इतनी वैल्यू की जगह हम ये सब्सटीट्यूट कर देंगे, ताकि हमारे लिए और भी ज्यादा सिंपल हो जाए इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना। तो यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस में 1 इसकी पावर 1/3 इंटू में x की पावर 5। अब ये जो 5 है इसको मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिख देंगे 2, या फिर आप पहले लिख दो 3, x की पावर 3 इंटू में x की पावर 2
और dx। अब इतनी वैल्यू की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे और इसकी जगह हम t पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ t इसकी पावर 1/3 इंटू में x की पावर क्यूब, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास dt/3। तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू दिखाई दे रही थी जहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया था, t कंसिडर किया था। कहाँ पे आपने t कंसिडर किया था, यहाँ पे किया था। तो आपके पास यहाँ x क्यूब है, तो यहाँ से x क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ से x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी आपके पास t+1। तो यही x क्यूब की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं और जो जो वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करने वाले हैं मैं पहले वो लिख देती हूँ और उसके बाद हम इसको सॉल्व करके इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हमारा फंक्शन लिख दिया है जिसको हमने इस तरीके से लिखा था, x की पावर 5 को हमने इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग टुकड़ों के अंदर लिख दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, x³ माइनस में 1 को t की वैल्यू कंसिडर की थी, तो साथ में लिखते जाते हैं। इतनी वैल्यू को t कंसिडर किया तो ये हो जाएगा t की पावर 1/3 इंटू में x³ की वैल्यू हमने यहीं से फाइंड आउट की थी t+1 इंटू में आ जाएगा t+1। इस x³ की जगह हमने लिख दिया t+1 और x² dx की जगह आपने ये वैल्यू फाइंड आउट की थी तो इसकी जगह लिख देते हैं dt/3। अब 1/3 यहाँ से आपके पास वैल्यू आ रही है तो ये हमारा कांस्टेंट है, तो हम इसे इंटीग्रेशन के बाद बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/3 बाहर लिख देंगे इंटीग्रेशन के और यहाँ पे वैल्यू बच जाएगी t की पावर 1/3 इंटू में t+1 dt। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों टर्म को t की पावर 1/3 को इससे t+1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/3 बाहर है ही हमारे पास। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t की पावर 1/3 +1 प्लस में t की पावर 1/3 और इस पूरे का आपको dt के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, हो जाएगी t की पावर 4/3। इसका dt आपको फाइंड आउट करना है, यानी इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है। इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं और हम इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देते हैं। उसके बाद प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/3 dt आपको करना है, ठीक है। तो करते हैं, यहाँ पे 1/3 हमारे पास बाहर है ही। उसके बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे इसके अंदर फिर से 1 ऐड हो जाएगा। आपको पता है कि t की पावर 4/3 प्लस में 1 हो जाएगा और सेम पावर आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो प्लस में 1 करने से आपके पास हो जाएगा 4 + 3 दैट इज 7/3। तो ये हो जाएगा t की पावर 7/3 और इसके डिवाइड में भी आ जाएगा 7/3। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस में इसके 1 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपके पास 4/3। तो यहाँ लिख देते हैं प्लस में t की पावर 4/3, सेम पावर नीचे आ जाएगी 4/3 प्लस में c आपका कांस्टेंट है ही, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हम इसको c1 लेंगे क्योंकि हम लास्ट में चाहते हैं कि हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c है, इससे फर्क नहीं पड़ सकता। c1 ले लो, चाहे c ले लो, b ले लो, कुछ ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू आ सकती है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/3, यहाँ है ही, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/7 t की पावर 7/3 प्लस में इसको लिख सकते हैं 3/4 t की पावर 4/3 प्लस में c1। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हम कोई भी गलत यहाँ पे स्टेप ना लिखें, इस वजह से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 1/7 t की पावर 7/3 प्लस में यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, यानी 1/4 t की पावर 4/3 प्लस में ये हो जाएगा c1/3। अब इस पूरे को हम c कंसिडर कर लेंगे ताकि हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c बन जाए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नाउ अगेन सब्स्टिट्यूट। अब फिर से क्या करेंगे, हमारा जो फंक्शन था वो x की टर्म में था, तो इस t को वापस से x की टर्म से रिप्लेस करने के लिए हम फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे t की जगह x³ माइनस में 1। ऐसा करने से हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 1/7 t की जगह हम लिखेंगे x³ माइनस में 1 की पावर 7/3 प्लस में 1/4 t की जगह लिखेंगे x³ माइनस में 1 इसकी पावर 4/3 प्लस में c1/3। अब यहाँ पे लिख देते हैं नाउ लेट c1/3 को अगर आप c कंसिडर कर लेते हैं तो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ, आपको जो पूछा था क्वेश्चन में, x³ माइनस में 1 इसकी पावर 1/3 इंटू में x की पावर 5 dx, इसका इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा 1/7 x³ माइनस में 1 इसकी पावर 7/3 प्लस में 1/4 x³ माइनस में 1 4/3 प्लस में c। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इस हमारे गिवन फंक्शन का। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन देखते हैं।
तो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इसके अंदर फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब अपॉन में 2 प्लस में 3 एक्स का क्यूब और इसकी होल पावर 3 दे रखी है। तो ये जो फंक्शन है इसका भी हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, यानी आपको इसको इंटीग्रेट करना है एक्स क्यूब अपॉन में 2 प्लस में 3 एक्स क्यूब होल पावर क्यूब को dx के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता है हमें मेथड यूज करना है सब्स्टिट्यूशन। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है 2 प्लस में 3 एक्स क्यूब, इसको हम t कंसिडर कर लेंगे, यानी इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे t। तो यहाँ लिख देते हैं लेट 2 प्लस में 3 एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे 2 का हो जाएगा 0, प्लस में ये हो जाएगा, पावर आगे आ जाती है, यानी 3 × 3 9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से आपको वैल्यू चाहिए dx की, तो dx की वैल्यू आपके पास आ जाएगी डी टी अपॉन में 9x का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है dx की, ये वैल्यू आपकी t की आ गई है। तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं वैल्यूज़ को हमारी गिवन फंक्शन में। तो फंक्शन बन जाएगा हमारा x का क्यूब जो है वो ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है तो आपका ये कैंसिल होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। एक मिनट, यहाँ पे x स्क्वायर है तो ऊपर x स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि अगर कैंसिल हो रहा है तो कंप्लीट ही कैंसिल होगा। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ऊपर क्यूब नहीं है, ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दो। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा dx की वैल्यू पुट करने से। तो यहाँ पे आपके पास x का स्क्वायर अपॉन में आपने इस वैल्यू को t कंसिडर किया तो इसकी पावर 3 भी है हमारे पास, और dx की जगह हमारे पास है dt अपॉन में 9x का स्क्वायर। देखो कैंसिल होता है ना, तो मैक्सिमम चांस ये होते हैं कि वैल्यू पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गई। तो अब यहाँ पे 1 अपॉन में जो 9 है ये कॉन्स्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया मैंने। फिर 1 अपॉन में t की पावर 3 dt दे रखा है। अब ये जो t की पावर 3 है ये डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपकी -3 बन जाएगी, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन में 9 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -3 dt। अब इसको हम क्या करेंगे, x की पावर जो n होती है इंटीग्रेशन अगर विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, x की पावर n प्लस में 1 डिवाइड में n प्लस में 1, इसी का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 9, ये हो जाएगा t की पावर -3 प्लस में 1, यानी ये t की पावर -2 डिवाइड में -2। तो अब ये माइनस इसको यहाँ लिख देंगे बाहर। ये वाली तो हम इंटीग्रेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज करेंगे ना कि इंटीग्रेशन का सिंबल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस में 1 अपॉन में 18 और यहाँ पे आ जाएगी 1 अपॉन में t का स्क्वायर। अब प्लस में c आपका कांस्टेंट, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब हम अगेन क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे t की ओरिजिनल वैल्यू। तो यहाँ लिख देते हैं अगेन सब्सटीट्यूट t इज इक्वल टू t आपने कंसिडर किया था 2 प्लस में 3x का क्यूब, ठीक है। तो इसको फिर से सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस में 1 अपॉन में 18 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस में 3x का क्यूब और इसका होल क्यूब, अब प्लस में c। तो ये आपके पास पूरी तरीके से वैल्यू आ गई है और यहाँ पे आपका स्क्वायर है तो यहाँ पे आप स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, इंटीग्रेशन आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसके अंदर आपको क्या वैल्यू दे रखी है फंक्शन की, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन में x और इनटू में दे रखा है log x और log x की पावर दे रखी है m, जहाँ पे आपका जो x है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो ये भी काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो log x दिखाई दे रहा है इसको t कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेट जो log x है इसको हम t कंसिडर करेंगे। तो dx की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इंटू डी टी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको यहाँ पे बस पुट करना है और आंसर आ जाएगा हमारा। देखो यहाँ पे पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में x, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, और log की जगह आपने log x की जगह t कंसिडर किया, इसकी पावर m है, और यहाँ पे जो dx लिखना होता है इसकी जगह आपके पास x dt है। तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर, यहाँ पे m दे रखा है तो t की पावर ऊपर जाके आपको पता ही है क्या बन जाएगी, आपके पास t की पावर बन जाएगी m, ठीक है। t की पावर -m बन जाएगी ना, इस तरीके से। पहले मैं यही लिख देती हूँ। उसके बाद ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी t की पावर -m और इसका आपको dt करना है। अब आपको पता है इसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है।
ये जो वैल्यू होती है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना, ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से अगर आप इसको रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे बस n की जगह अगर आप माइनस m रिप्लेस कर देते हैं, यानी t की पावर माइनस m, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी t की पावर माइनस m प्लस में 1, यानी प्लस 1 माइनस में m, और सेम वैल्यू नीचे आ जाएगी माइनस m प्लस में 1। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 1 माइनस में m, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, t की पावर 1 माइनस में m डिवाइड में 1 माइनस में m, और प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको वापस से क्या करना है, सब्सटीट्यूट करनी है t की वैल्यू, तो यहाँ लिख देते हैं अगेन सब्सटीट्यूट t इज इक्वल टू, आपको फिर से क्या पुट करना है, log x। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन के लास्ट में जो आंसर आने वाला है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, t की जगह आप लिखोगे log x, और इसकी पावर आपके पास 1 माइनस में m डिवाइड में 1 माइनस में m, और प्लस में c आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, काफी सिंपल है सारे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th क्वेश्चन। तो अब ये हमारा 15th क्वेश्चन, इसके अंदर फंक्शन दे रखा है, इंटीग्रेशन आपको करना है x अपॉन में 9 माइनस में 4x का स्क्वायर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपको डिनोमिनेटर में वैल्यू दिखाई दे रही है 9 माइनस में 4x का स्क्वायर, इसको हम t कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं लेट 9 माइनस में 4x स्क्वायर इज इक्वल टू टी। यहाँ से आपको dx की वैल्यू मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, तो ये वैल्यू क्या आएगी, हो जाएगा 0 माइनस में 8x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से dx की क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस में dt अपॉन में 8x, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये dx की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे और इस वैल्यू की जगह हम t वैल्यू पुट कर देंगे, तो कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में 9 माइनस में 4x स्क्वायर की जगह लिखेंगे t, और dt की जगह हम लिखेंगे माइनस, जो है इसको बाहर ले देते हैं हम इंटीग्रेशन के, क्योंकि -1 की तरह इसको कॉन्स्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू बचेगी dt अपॉन में x, और 8 को भी हमने यहाँ पे बाहर लिख दिया है। ठीक है, माइनस में 1/8 हमारा बाहर आ गया है। अब यहाँ पे x और x हमारे कैंसिल हो गए, तो वैल्यू आ जाएगी -1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में t dt। अब हम क्या करेंगे, देखो अगर यहाँ पे t की पावर जो होगी अगर ग्रेटर देन 1 होती है, तो मैक्सिमम केसेस में हम क्या करते हैं, ये वाला हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन जब आपके पास यहाँ पे t की पावर 1 होगी, तब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन में जब t दे रखा है तो इसकी वैल्यू आएगी log mod ऑफ t। ठीक है भाई, प्लस में आपका कॉन्स्टेंट भी आता है, तो यहाँ पे यही यूज होगा। तो ये हो जाएगा माइनस में 1/8, ये हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ t प्लस में c। अब आपको फिर से ये जो t है इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो x के टर्म में है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं अगेन सब्सटीट्यूट t इज इक्वल टू 9 माइनस 4x का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी -1/8 लॉग ऑफ मॉड ऑफ t हो जाएगा 9 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस में c। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 16। इसके अंदर फंक्शन दे रखे हैं आपको इंटीग्रेशन ऑफ e, इसकी पावर दे रखी है 2x प्लस में 3, और विद रिस्पेक्ट टू x आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो पावर दिखाई दे रही है इसी को हम t कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं लेट 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू t। अब यहाँ से दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस dx की वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस में 0 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। ठीक है, अब यहाँ से dx की वैल्यू चाहिए तो वो आ जाएगी dt अपॉन में 2, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t, dx की जगह आ जाएगा dt अपॉन में 2। तो 1 अपॉन में 2 तो हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देंगे। अब आपको बताएं इंटीग्रेशन ऑफ अगर e की पावर x दे रखे और विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे तो इसकी पावर e की पावर x प्लस में कांस्टेंट ही आती है। तो यहाँ पे e की पावर t है, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर e की पावर t ही आएगा, प्लस में c कांस्टेंट आएगा, और t हमारे पास जो दिखाई दे रहा है 2, ये हमारा डिवाइड में है ही, क्योंकि ये भी हमारा कांस्टेंट था। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब ये वैल्यू आपके पास आ तो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से जो t है इसकी वैल्यू को अगेन पुट करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो आपके पास अभी इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x प्लस में जो 3 dx है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। अभी तो आपके पास क्या आई हुई है, e की पावर t अपॉन में 2 प्लस में c, लेकिन इसकी वैल्यू जो x के टर्म में है वो तब आएगी जब यहाँ पे t की जो वैल्यू है वो ओरिजिनल x के टर्म में होगी, जो है आपकी 2x प्लस में 3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी e की पावर 2x प्लस में 3
डिवाइड में 2 प्लस में c जो हमारा कांस्टेंट है। तो ये इंटीग्रेशन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पेज पे हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, जो है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, मैं आपको जल्दबाजी में कुछ नहीं समझा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया था और एकदम हम अच्छे से ही स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व कर रहे हैं। जिस तरीके से आपको आपके आंसर जो है आपके लिखने वाले हो आपके एग्जाम के अंदर, उसी तरीके से सॉल्व करके आपको समझा रही हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जो है क्वेश्चन नंबर 17। इसके अंदर फंक्शन दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है इस फंक्शन का, जो है x अपॉन में e की पावर x² dx। अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है कॉम्प्लेक्स ये पावर, तो हम क्या करेंगे, इसी को t कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं लेट x² इज इक्वल टू t। ऐसा करने के बाद दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ऐसा करने से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए dx की, जो आ जाएगी dt अपॉन में 2x। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और पावर की जगह हमारे पास t है ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में e की पावर t, dx की जगह आ जाएगा dt अपॉन 2x। ये कैंसिल हो गए हमारे, ये हमारे पास फायदा हो जाता है यहाँ पे। अब आपको पता है ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में e की पावर t dt, क्योंकि 1 अपॉन में 2 को हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब ये जो t दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव है, अगर इसको हम ऊपर जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसकी बजाय हम इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं तब ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव हो जाएगा तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ये है 1 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस टी dt। अब आपको ये भी पता है कि अगर हमारे पास ये जो वैल्यू है ये विद रिस्पेक्ट टू t ही हो रही है और पावर में भी t प्रेजेंट है, अगर e की पावर t होता है और यहाँ पे dt ही होता है तो इसकी वैल्यू e की पावर t प्लस में c आती है। अगर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी dt होता है तो इसकी वैल्यू आती है माइनस में e की पावर t प्लस में c। यही वैल्यू आती है सेम टू सेम पावर आती है। बस होता है यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डिवाइड में 1 भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे -1 आता है, जिस वजह से माइनस सिंबल यहाँ पे रहता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, देखो 1 मिनट, ये उड़ने लग गया फिर से। तो इसकी वैल्यू है 1 अपॉन में 2 और यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस e की पावर माइनस टी प्लस में c। तो ये वैल्यू आ गई, इसको हम c1 कंसिडर कर लेंगे। 1 अपॉन में 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, ये हो जाएगा माइनस में e की पावर माइनस टी अपॉन में 2 प्लस में 1 अपॉन में 2, यहाँ पे c1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। अब हम इसको कंसिडर कर लेंगे लेट c1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू c एंड सब्सटीट्यूट। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से सब्सटीट्यूट कर देंगे t की वैल्यू जो हमने कंसिडर की थी x की पावर 2, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पूरी लिख देते हैं, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में e की पावर x की पावर 2 dx। इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है माइनस में e की पावर माइनस में t की जगह हम लिखेंगे x और इसकी पावर 2 अपॉन में 2 प्लस में c। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गया क्वेश्चन नंबर 17 का बाय मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये वीडियो काफ़ी आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।